चलिए आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज का वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ सादानीरा जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी का चैप्टर नंबर 7 का ये प्रश्न है, ओ सादानीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। तो मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रश्न, और इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग को जो परीक्षा हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे वो तमाम सारे प्रश्न बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि आप लोग को प्रश्न को सही से समझने भी नहीं देंगे और उसका टिक लगा करके बोलेंगे आगे निकलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को एक एक चीज़ समझाते हैं, हमें भी समझ में आता है, आपको भी समझाते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो भी छात्र नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सभी यार दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, और कम टाइम में हम आप लोग को पांचों सिलेबस की तैयारी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से करवाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। अभी हम आप लोग को बताएं कि जगदीश चंद्र माथुर यानी कि इसका रचयिता हो जाएगा ओ सादानीरा जगदीश चंद्र माथुर। देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है ना जगदीश चंद्र माथुर से लिखी हुई है, तो वो हो जाएगा ओ सादानीरा। ऑप्शन नंबर हम सी लगाएंगे, ओ सादानीरा। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं हम 2 का। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि ओ सादानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि शीर्षक में कौन से विद्या के अंतर्गत आते हैं। मतलब ओ सादानीरा कविता है, निबंध है, कहानी है, तो और क्या कहते हैं, और नीचे में क्या है, श्लोक है, नाटक है, मतलब क्या है। तो हम बताने वाले हैं कि ओ सादानीरा शीर्षक पाठ जो है तो क्या हो जाएगा, निबंध है। तो ओ सादानीरा पाठ शीर्षक के अंतर्गत क्या आता है, निबंध आता है। तो ओ सादानीरा जो है ना निबंध है, कहानी नहीं है, कविता भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, निबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऐसा प्रश्न देके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आप लोग को समझा चुके हैं, तो आप लोग इसका टिक आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 3 का। 3 में क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे, मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो क्या थे। तो हम बता रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर क्या थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो मेरे प्यारे छात्र नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे, तो नाटककार थे, मतलब कि वो नाटकी करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटकी, नाटककार। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 4 का। अभी हम जो है ना क्या कहते हैं, सुजीत क्लास ऑफिशियल में कुछ हम ऐसे देखे थे, तो उसमें इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाई, मतलब सर इंग्लिश का सिलेबस शुरू कर रहे थे। तो उसमें हम देखिए जो कि वो इंग्लिश का जो वर्ड बोल रहा था उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा था, बट हिंदी में जो ट्रांसलेट कर रहा था उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब सर का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उनको समझाना और समझा कर ही बताएं। अब वो जो सिलेबस पढ़ा रहा था उनका हमें 1% समझ में नहीं आ रहा था। अब बताइए, हम तो खुद पढ़ाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, आप लोग तो स्टूडेंट, आप लोग को क्या खास समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए जो भी चैनल नंबर 1 पे आता है आप लोग उसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो तो खास करके देखिए मेरे प्यारे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए खास करके बनाते हैं। चलिए 4 का देखते हैं कि ओ सादानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र में संस्कृत पर लिखी गई है। मतलब ओ सादानीरा जो है निबंध, ये तो क्या है, निबंध ही है। अब देखिए यहाँ पर निबंध भी, सादानीरा क्या है, निबंध है, और बिहार मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृत पर लिखी गई, मतलब कौन से गांव के, मतलब उसके गांव के संस्कृति पर लिखी गई है। तो 4 का हो जाएगा कि चंपारण क्षेत्र में जो है ना बिहार के संस्कृति पर लिखी गई है। क्या हो जाएगा, ओ सादानीरा जो है निबंध के बिहार के किस क्षेत्र में लिखा गया है संस्कृति, वो हो जाएगा चंपारण। इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 का। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है। अब देखिए कहीं पर जो है ना ढलाव होता है तो वहाँ पर बाढ़ जल्दी आ जाता है, और कहीं पे नज़दीकी में रहता है तो वहाँ पर बाढ़ जल्दी आ जाता है। हमें बिहार में देखिए, बिहार में जल्दी बाढ़ नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करें, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो देख लेते हैं मेरे प्यारे साथ कि चंपारण का मुख्य कारण, बाढ़ का मुख्य, तो जंगलों का कटना। अब देखिए चंपारण में जो है ना जंगलों का बहुत ही ज़्यादा कटाई होता है, तो
तो बहुत ही ज़्यादा कटाई होने के बावजूद जो है ना वहाँ पर बाढ़ जल्दी आ जाता है। तो बाढ़ का कारण क्या हो जाएगा? जंगलों का कटना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम छका कि माथुर जी की किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर, तो जगदीश चंद्र नहीं देकर के सिर्फ माथुर दिया है ताकि स्टूडेंट को हम गुमराह कर सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। मतलब कौन से राज्य में माथुर जी जो है ना, जगदीश चंद्र माथुर शिक्षा सचिव के नियुक्त हुए थे। तो अभी पता चल जाएगा मेरे प्यार से। तो वो जगह मध्य प्रदेश में जो है ना जगदीश चंद्र माथुर शिक्षित यानी कि मास्टर थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 7 का। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन हुआ था। अब देखिए 12वीं सदी तो हमें भी नहीं पता है, आप लोग को भी नहीं पता है, ये तो पुराने जमाने के आदमी से पूछा जाए तो वो बता सकते हैं कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। मतलब 12वीं सदी में 300 वर्ष तक कौन सा वंश का शासन था। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र कनाट वंश। ये कौन सा वंश, ये तो हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कौन सा वंश का शासन था। वो जगह कनाट वंश। क्या होगा? कनाट वंश। ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे, कनाट वंश। नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम 8 का। 8 में क्या कह रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। पहले जो था ना 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ और 1948 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो देखिए हम बताते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। मतलब अंग्रेज सब जो था ना हम सभी पर अपना शासन मतलब करता था कि अगर तुम्हारे खेत में कोई भी चीज़ बुनाई या उपजा हो रहा है तो वो सारे चीज़ हमें ला करके दे दो। मतलब हम पे वो अपना हुक्म जमाता था कि नहीं तो हम तुम्हारे बहुओं बेटी को उठा करके ले आएंगे। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि हमारे जो है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद सब मिल करके 1945 में देश को आज़ाद किया है। 15 अगस्त के दिन हम जो इसे झंडा को फहराते हैं अपने देश के करने पर। तो यहाँ पर हो रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। मतलब अंग्रेज जो था ना वो ठेकेदार के किस चीज़ का खेती का विस्तार किया था। तो यहाँ पर बात हो जाएगा नील का। नील एक जो है ना एक उपज है। नील एक क्या है? एक जैसे कि गेहूँ, मक्का, मकई, धान, तो इसी तरह नील का भी एक खेती होता है। तो यहाँ पर जो है ना अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ का खेती का विस्तार किया था, वो जगह नील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। अब देखिए गयासुद्दीन ये मुसलमान और ये भी मुसलमान का ही भाषा है। तो यहाँ पर हो रहा है कि राजा हरि सिंह देव को, देव मतलब भगवान, हरि मतलब शिव, मतलब हरिदेव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि कब सामना करना पड़ा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1925 ईस्वी में जो है ना हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा 1325 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 10 में देख लेंगे हम धागरों। क्या कह रहा है? धागरों को नील, अभी पीछे हम बताए थे नील की खेती। देखिए बता रहा है नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। मतलब धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। धागरों क्या है ये तो हमें भी नहीं पता और हम इस वीडियो में जानते हैं कि धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। याद रखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो 18वीं सदी के अंत में जो है ना धागरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में, मतलब नील की खेती के कारण उसको जो है ना धागरों को लाया गया था। वो कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब इतने वर्ष के अंत में लाया गया था धागरों को नील की खेती के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला आप देखते हैं हम 11 का। पुंडलिकू जी कौन थे। अब देखिए बात कर लेते हैं पुंडलिकी जी कौन थे। मतलब
पुंडलीकूजी कौन थे, ऐसा मतलब आ जाता है टॉपिक कि हमें भी पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो जाता है, लेकिन कितना आसान है कि पुंडलीकूजी कौन थे। तो हम पुंडलीको पढ़े थे कि पुंडलीकूजी कौन थे। 11 का देख लेंगे और 11 का कह रहा है कि शिक्षक है। अब बताइए पुंडलीकूजी कौन थे, तो शिक्षक थे। कितना सिंपल सी प्रश्न है, उसका आंसर भी सिंपल है, शिक्षक थे। याद रखेंगे तो सिंपल ही सिंपल है। चलिए अगला का बात करते हैं। एग्जाम में तहलका मचाने के लिए आप लोग मेरे प्यारे छात्र प्रश्न हमेशा तैयार रखते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के थे। अभी हम पीछे बताए थे, आप लोग को मेरे प्यारे साथ कमेंट में बताएं कि जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक जो है ना माथुर जी के थे। याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क। क्या हो जाएगा, कोणार्क। 12 का देख लेंगे हम, कोणार्क। अभी बताए थे जगदीश चंद्र माथुर जो है ना कौन सा नाटक रचित किए थे, वो जगह कोणार्क में जो है ना वो कोणार्क का ही नाटक करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी की मिली है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर नहीं, सिर्फ माथुर जी को कौन सा उपाधि मिली थी। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि विद्या वरिधि की उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा उपाधि मिला था, तो विद्या वरिधि। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे हम 14 नंबर का कि माथुर जी, अब यहाँ पर भी जगदीश चंद्र नहीं, सिर्फ माथुर जी, मतलब जगदीश चंद्र को हटा के माथुर जी दिया है ताकि विद्यार्थी को हम गुमराह कर सके। लेकिन मेरे प्यारे छात्र आप लोग को गुमराह होने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर बात हो रहा है कि माथुर जी भितरवा पहुँचने पर कौन मिले। मतलब माथुर जी भितरवा, ये संस्कृत शब्द है कि माथुर जी मतलब अंदर पहुँचने पर आपको कौन मिला। तो माथुर जी कह रहे हैं कि माथुर जी भितरवा पहुँचने पर आपको कौन मिला। तो याद रखेंगे पुंडलिक जी, ये भी संस्कृत शब्द है, पुंडलिक जी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पुंडलिक जी। क्या कह रहा है कि माथुर भितरवा पहुंचने पर उन्हें कौन मिला, तो पुंडलिक जी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 14 का। नेक्स्ट का बात करेंगे हम 15 का। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रहा है कि पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी है। मतलब कि पुंडलिक जो है निर्भरता मतलब हम दूसरे आदमी पर कैसे निर्भीत रहते हैं, मतलब आश्रित रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे संपर्क में आते हैं। तो पुंडलिक जी ने निर्भरता की किससे सीखी है, तो 15 का हो जाएगा गांधी जी से। आप देखिए हम आप लोग को बताए थे कि अपने देश आजाद के लिए गांधी जी भी उसमें शामिल थे। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी है, वो जगह गांधी जी से। देश आजाद के नियम से याद रखेंगे गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कर्नाट। अब देखिए क्या कहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर का जो है ना कौन सा नाटक था, कनाट। यहाँ पर कनाट वंश के राजा हरि सिंह, मतलब राजा जो है ना हरि सिंह कनाट वंश के थे। कौन से वंश के थे, हम पीछे बताए थे कि राजा हरि सिंह कौन से वंश के थे, कनाट वंश के। तो यहाँ पर हुआ कि कनाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। आप अभी पीछे हम बताए थे आप लोग को, इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। आप लोग मेरे प्यार साथ कमेंट में छाप दीजिए। प्रश्न देखिए कितना कंफर्टेबल सा प्रश्न आ रहा है आप लोग को पढ़ने के लिए कि कनाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, गयासुद्दीन तुगलक को। 16 का आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर ए में गयासुद्दीन तुगलक को। चलिए अगला का हम बात करेंगे 17 का कि चंपारण धाकर कहाँ से आए थे। याद रखें ये भी प्रश्न आप लोग को बताए, धाकर कि चंपारण धाकर कहाँ से आए थे। याद रखेंगे प्रश्न, चंपारण धाकर कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से। कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से। याद रखेंगे छोटा से नागपुर, मतलब चंपारण धाकर कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का, गांधी जी चंपारण कब आए थे। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। 18 का हो जाएगा अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। कब आए थे, अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। तो 18 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई मास्टर तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे देखते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब ऐसे पढ़ाते हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं। तो 19 नंबर का देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 3 कुरीठिया प्रथा का संबंध क्या हो जाएगा, कि 3 कुरीठिया प्रथा का संबंध क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र 19 का आंसर लगा लेते हैं, नील से। क्या होगा, नील से। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 20 का। 20 में क्या कर रहा है, तो ऐसे हमें नहीं पढ़ाना है। ऐसे में क्या होता है कि ना आपको समझ में आएगा ना हमें समझ में आए। अब जब मेरे विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा तो हमें पढ़ाने से क्या फायदा है, तो हमें समझाना
जाना है। तो चलिए हम 19 का देख लेते हैं कैसे पढ़ा था कि नील कृठिया प्रथा का संबंध क्या है। मतलब नील कृठिया प्रथा का संबंध, ये एक प्रथा है। नील कृठिया क्या, यह एक प्रथा, और नील कृठिया प्रथा जो है किस चीज से संबंध है, चलिए हम जानते हैं किस चीज से संबंध है। वो है नील से। मतलब यहाँ पर क्या है कि तीन कृठिया प्रथा का संबंध किससे है, हो जाएगा नील से। नील की खेती भी होती है, याद रखेंगे, नील से हो जाएगा कि तीन कृठिया प्रथा का संबंध नील से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 20 का। 20 में क्या है कि पंडई नदी कहाँ जाती है। मतलब पंडई नदी कहाँ तक जाती है, मतलब ये एक नदी है पंडई नदी। हम तो कभी नहीं पढ़े, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, अभी फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं और आप लोग को भी पढ़ाएंगे कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है याद रखेंगे, तो हो जाएगा भिखना थोड़ी। तो हो जाएगा भिखना थोड़ी। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, भिखना थोड़ी। अगला का बात करेंगे हम है कि इसका बराज कहाँ बन रहा है। क्या कह रहा है कि बराज कहाँ बन रहा है, याद रखेंगे बराज, ये आ जाता है बड़का क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है कि बराज कहाँ बन रहा है। याद रखेंगे बराज ये एक राज्य होगा कहीं पर भी। ये हो रहा है कि बराज कहाँ पर बन रहा है, तो बराज कहाँ पर बन रहा है, तो बराज हो जाएगा बेलगांव में बन रहा है। बराज कहाँ पे बन रहा है, बेलगांव में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। चलिए नेक्स्ट का देख लेते हैं हम 22 का कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। अम्रपाली एक हीरोइन है, अब यहाँ पर हिंदी में भी अम्रपाली का एक आ गया है। तो अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, मतलब अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। चलिए हम जानते हैं कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, आम्रवन। आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। यहाँ पर आम्र वन दे देना, पाली की जगह वन दे देना। तो क्या करना है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा, तो आम्र वन सौंपा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम तो इसका कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में मठ के महंत, आप संस्कृत में अगर पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ये इतना ठो प्रश्न आप लोग को जरूर आएगा कि मठ के महंत महावीर ने। तो यहाँ पर महावीर नहीं है, यह हिंदी है, वहाँ संस्कृत की बात होगी। तो मठ के महंत ने महात्मा जी गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। शरण दी थी कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। 23 का देख लेंगे और 23 का हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। यही प्रश्न आपको संस्कृत में पूछेंगे कि मठ के महंत ने महावीर को कहाँ पर रहने की जगह दी। तो यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, तो एक महुए के पेड़ के नीचे। एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी, 12वीं के बुक में है, पढ़ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं 24 का कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। अब बताएंगे जगदीश चंद्र माथुर का कब जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। ये प्रश्न आसान है, पूछ सकता है कि क्या होगा। ये तो पूछेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, और जगह 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट का बात करेंगे हम 25 का वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। वैशाली एक महोत्सव का बीज रोपण किया था, याद रखेंगे वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर जो है ना वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। जगदीश चंद्र माथुर वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। ये एक बीज है जो कि इन्हें हम कहते हैं वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 26 का कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। अब याद रखेंगे यहाँ पर कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो रश्मि टाई, मतलब मेरी बांसुरी बंदी कोणार्क जो है ना माथुर जी की है, और रश्मि टाई माथुर जी की नहीं है। यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, और जगह रश्मि टाई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 का कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। मतलब सेम प्रश्न, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। और यहाँ पर लेकिन आंसर तो कुछ और ही लिखा है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भी हो रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो चलिए 27 का देख लेते हैं कि भोर का तारा, मतलब जानवर और जानवर ये माथुर जी की है। कहानी नई दिल्ली ये भी माथुर जी की है। यायावर रहेगा याद ये भी माथुर जी की है। मतलब 27 का हो जाएगा भोर का तारा माथुर जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 में देख लेंगे
कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। क्या कर रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। 28 का देख लेंगे हम, और 28 का हो जाएगा कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। 28 का आंसर हो जाएगा निबंध। निबंध जो है ना बोलते क्षण के साहित्य, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। निबंध बोलते क्षण के विद्या की कृति है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 29 का कि ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया था। मतलब ओ सादा नीरा जो है हम मतलब गंगा, गंडक, यमुना और क्या है नीचे में महानदी, मतलब किन्हें हम नियमित बना करके लिखे थे, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर को। तो चलिए हम जानते हैं 29 का क्या कह रहा है। गंडक, गंडक को जो है ना माथुर जी ने क्या किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने इसको एक नियमित बनाया था कि गंडक के सामने हमें कुछ लिखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का। और मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो आप सभी बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कम समय में सारे चैप्टर की तैयारी हो जाए। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 30 का। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। थारण शब्द याद रखेंगे, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, वो जगह थार से। यहाँ देख लीजिए थ्वाका रो थार, और यहाँ पर नो दे दिया थारण। तो थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्वाक और रो थार। थार से इसका आंसर हो जाएगा थार, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना यार दोस्तों और रिश्तेदारों में सभी में शेयर करिएगा। और जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।